गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट टाइम आपने लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है ये आपने स्टार्ट किया था और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपने डिस्कस किए थे। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि वहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे होगा आपके पास। लेकिन कई बार आपके पास जरूरी नहीं कि जो आपका फिजिबल रीजन जो आपने कल ड्रा किया था वो बाउंडेड ही मिले आपको। कुछ आपके पास अलग अलग केसेस मिलेंगे आपको जिसमें कि जो आपका जो फिजिबल रीजन है उसका वो अनबाउंडेड मिल जाए, या आपको फिजिबल रीजन ही ना मिले। तो ऐसे ऐसे केसेस भी आप इस एक्सरसाइज में डिस्कस करोगे। देखो, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बाउंडेड रीजन का ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर अनबाउंडेड रीजन आ जाए आपके पास, जो आप फिजिबल रीजन ड्रा करोगे, अगर वो अनबाउंडेड है तब चीजों को कैसे डिस्कस करोगे। तो उस चीज की आप शुरुआत करोगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, जिसमें आप जब रीजन निकालोगे फिजिबल रीजन, वो आप देखोगे कि वो रीजन आपका अनबाउंडेड है। तो उस केस को आपने कैसे डिस्कस करना है वो देखोगे आप। तो आइए शुरुआत करते हैं 4th क्वेश्चन के साथ। तो क्या देर के आपके पास अगेन बिल्कुल सेम एक फंक्शन है जिसको आपने क्या करना है, मिनिमाइज। ये कंडीशन देर की है, देखने में 4 कंडीशन लगेगी लेकिन जो 2 हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि इन दोनों के लिए आपको अलग से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इन दोनों का यूज करो और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहो, आपको फिजिबल रीजन मिल जाएगा। तो वही काम आप क्या करोगे, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले क्या लिखोगे, इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन इन इक्वेशंस। जो इन इक्वेशन दे रखे उसके कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे। सेम जो दूसरी है आपके पास उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे। अब टेबल बनाओगे तो टेबल देखो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू पुट कर दिया 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू पुट कर दिया 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। जो दूसरी इक्वेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल क्या मिलेगी आपको, x की वैल्यू पुट कर दिया 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू 2। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जब भी आपने इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखोगे, टेबल बनाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो बना दो ग्राफ। ये सपोज करो x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस पे 3 यूनिट तक जाना, ये मान लिया ओरिजिन है 1 2 3। y एक्सिस पे वैसे 2 यूनिट तक ही जाना है, 1 2 चाहो तो 3 तक चले जाओ, कोई नहीं। अब पहले फर्स्ट लाइन का ग्राफ आप ड्रा करोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, एक तो ये पॉइंट आ गया। इसके ऊपर x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 1, इसका नाम a पॉइंट रख दो। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, इसका नाम रख दो b पॉइंट। स्लैक इन इक्वेशन लास्ट टाइम आपको बताया था, तो कैसी लाइन यूज करोगे, डार्क लाइन। डार्क लाइन का यूज करो, दोनों को ज्वाइन कर दिए। तो ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अब जिस भी लाइन का ये ग्राफ आया है, लाइन की इक्वेशन आई है, उस लाइन की इक्वेशन लिखोगे। कल भी मैंने बताया था, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, इक्वलिटी का साइन यूज करना है, इन इक्वेशन का साइन यूज नहीं करना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपने। तो ये तो आ गया फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अब जैसे लास्ट टाइम आपने पढ़ा था कि जो लाइन है प्लेन के 2 टुकड़े करेगी। अब आपका सॉल्यूशन या तो लाइन से ऊपर मिलेगा या नीचे मिलेगा, कोई भी एक पॉइंट पुट करके देख लो। आपने लगभग हर एक क्वेश्चन में ओरिजिन को ही पुट किया है अब तक, तो अभी भी आप ओरिजिन को ही पुट करोगे। 0 0 जो ओरिजिन है उसको पुट करके देख लो। इसमें x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्या इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करिए वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 0, क्या 0 3 से बड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जो 0 0 है ओरिजिन, इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिन कहां पे है, इस लाइन से नीचे, यानी कि आपके जो सॉल्यूशन है इस लाइन से नीचे नहीं है। नीचे नहीं है तो सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, इस लाइन से ऊपर। तो इस लाइन से तो रहना है आपने ऊपर, ठीक है। एक इन इक्वेशन का ग्राफ बन गया। उसके बाद दूसरी देखो, टेबल देखो पहले, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, 0 2, इसका नाम कुछ भी रख लो c। फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 2 0, इसका नाम रख लो d। दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपने ज्वाइन करना है। स्लैक इन इक्वेशन है तो डार्क लाइन का यूज करोगे अगेन। तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया आपने। ये किस लाइन का ग्राफ आ गया आपके पास,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अभी तक लाइन का ग्राफ है, तो अगेन इक्वेशन यहां पे किसके लिखोगे, लाइन की, ठीक है। फिर वही काम चेक करो कि इस लाइन से ऊपर जाना है या नीचे आना है। आपने ओरिजिन को पुट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, क्या 0 2 से ग्रेटर है, नहीं है, नहीं है, तो मतलब ओरिजिन इस लाइन का भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है तो आपके सॉल्यूशन कहां मिलेंगे, इस लाइन से भी ऊपर। अब आपके जो सॉल्यूशन है दोनों लाइनों से ऊपर हैं, इस लाइन से भी ऊपर, इस लाइन से भी ऊपर, मतलब ओरिजिन के अपोजिट साइड है। तो आपका जो फिजिबल रीजन आओगा वो देखो अब की बार ध्यान से, ये आओगा फिजिबल रीजन, ये है फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन आओगा आपका, ये आ गया फिजिबल रीजन ये। अब देखो, अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े थे, 3 क्वेश्चन, तीनों के अंदर जो फिजिबल रीजन था वो क्या था आपका, बाउंडेड। अगर बाउंडेड रीजन है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। क्या करोगे, कॉर्नर निकालोगे, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट पुट कर दोगे। अगर फंक्शन z को मैक्सिमाइज करवाना है तो जिस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू वो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, मिनिमाइज करवाना है तो जिस पॉइंट के ऊपर मिनिमम वैल्यू वो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन है, जैसे अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कि आपका जो फिजिबल रीजन होगा वो अनबाउंडेड है, वो खत्म नहीं होगा, ऐसे ऊपर चलता जाओगा, तो उस केस में आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपने थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। वहां तक तो काम बिल्कुल सेम रहेगा, इसकी कॉर्नर निकाल लो। इस रीजन की कॉर्नर क्या होगी, एक तो सी है कॉर्नर, ये कॉर्नर आएगी, एक ये है कॉर्नर बी, और एक ये पॉइंट आएगा पी। तो ये 3 कॉर्नर आ गया आपके पास, सी बी पी। सी के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0 2, बी के कोऑर्डिनेट है 3 0, पी के कोऑर्डिनेट निकालोगे। पहले पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, दोनों इक्वेशंस को आप क्या करोगे, सोल्व कर लो, कुछ भी कर लो। यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस वाई। x की ये वैल्यू पुट कर दियो, x इक्वल टू 2 माइनस वाई। इसका नाम चाहो तो इक्वेशन 1 रख लो, इसका नाम रख लो इक्वेशन 1, इसका नाम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में पुट कर दो x की वैल्यू 2 माइनस वाई, x की जगह पुट कर दो 2 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो कितना होगा देखो आपके पास, ये 2y की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट कर दियो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 माइनस 1/2 यानी कि 3/2। ये देखो ये सिंप्लीफिकेशन था, दोनों इक्वेशंस को आपने सोल्व करना है, जितना जल्दी हो उसका आप सोल्व कर लो। तो अब P के कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, P पॉइंट क्या है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन। तो P के कोऑर्डिनेट क्या मिल गया आपको, P के कोऑर्डिनेट्स मिल गया आपको, P पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट कितना है 3/2 और y कोऑर्डिनेट क्या है 1/2। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी मिल गए। अब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए आपको, ठीक है। z की वैल्यू निकालोगे तीनों पॉइंट्स के ऊपर, z की वैल्यू तीनों कोऑर्डिनेट के ऊपर। z फंक्शन क्या दे रखी है आपको, z की वैल्यू आपको दे रखी है 3x प्लस 5y। तो z की वैल्यू निकालो तीनों पॉइंट्स के ऊपर, c के ऊपर यानी कि 0 2, x की जगह 0, y की जगह 2, कितना आ गया 10, 3 0, x की जगह 3 9, y की जगह 0, ये आ गया। और z के अंदर पुट करोगे x की जगह तो 3/2 और y की जगह 1/2। तो 3/2 पुट करोगे 9/2, 1/2 पुट करोगे 5/2, तो कितना आ गया 14/2 यानी कि 7। तो यहां तक तो काम आपने पहले 3 क्वेश्चन में भी किया था, कॉर्नर निकाली है, सारे जो कॉर्नर के पॉइंट आपने पुट कर दी, z की वैल्यू क्या आ गई 0 2 के ऊपर आ गई 10, 3 0 के ऊपर 9 और 3/2 1/2 के ऊपर आ गई आपकी 7, ठीक है। उसके बाद अगर रीजन है आपका बाउंडेड रीजन है, फिर तो ये हो गया था सॉल्यूशन, z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 7 और किस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 1/2। ये काम आपने अब तक किया है और बाउंडेड रीजन में ऐसे ही काम करना है। लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन आ गया आपके पास, तो अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। अनबाउंडेड रीजन के केस में थोड़ा सा काम आपने एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अगर आपने फंक्शन को करवाना है मिनिमाइज, अगर फंक्शन को मिनिमाइज करवाना है अनबाउंडेड रीजन के केस में,
तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा इनिक्वेशन और ड्रा करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा इनिक्वेशन क्या होगी, सभी में z की मिनिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, तो एक्स्ट्रा इनिक्वेशन और ड्रा करनी पड़ेगी आपने अनबाउंडेड रीजन के केस में। वो एक्स्ट्रा इनिक्वेशन क्या होगी आपके पास, ड्रा, ये ग्राफ और ड्रा करना पड़ेगा। z इज स्ट्रिक्टली लेस देन मिनिमम वैल्यू, z की जो मिनिमम वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा इनिक्वेशन और ड्रा करनी पड़ेगी आपने। z इज स्ट्रिक्टली लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z। z क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर मिनिमाइज करवाना है तो ये एक्स्ट्रा इनिक्वेशन होगी, z इज स्ट्रिक्टली लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में मैक्सिमाइज करवाना है, अनबाउंडेड रीजन है, तो उस केस में क्या इनिक्वेशन होगी, z इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो अगर मैक्सिमाइज करवाना है अनबाउंडेड रीजन को, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी और इनिक्वेशन का साइन क्या जगह चेंज। मिनिमाइज करवाना है तो ये एक्स्ट्रा इनिक्वेशन और ड्रा करनी पड़ेगी, तो कर दो ड्रा। z की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3x प्लस 5y स्ट्रिक्टली लेस देन, मिनिमम वैल्यू कितनी है 7। अब इस इनिक्वेशन का ग्राफ और ड्रा करना पड़ेगा आपने, इस एक्स्ट्रा इनिक्वेशन का डायग्राम और आपने ड्रा करना पड़ेगा, तो कर दो ड्रा। जैसे आपने पहली दो इनिक्वेशन का डायग्राम ड्रा किया है, वैसे ही इसका ड्रा कर दोगे। तो देखो आप, पहली दो का डायग्राम क्या आया है आपके पास, इनिक्वेशन का डायग्राम बनाना है तो क्या करोगे, पहले इक्वेशन का डायग्राम लिखोगे और उसके बाद इनिक्वेशन का ड्रा करोगे, तो इसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखो। तो इसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। टेबल बना दो, टेबल बनाओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/5 और y की वैल्यू 0, तो 7/3। तो जैसे आपने इन इक्वेशन का डायग्राम ड्रा किया वैसे इसका ड्रा कर दोगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7/5, 7/5 का मतलब है 1.4 के आसपास आ जाएगी। तो इस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है अपना डायग्राम में, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.4 आपको यहां से मिलेगी। इसका नाम A B C D, इसका नाम कुछ भी E रख लो। तो ये E पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 7/5। फिर x की वैल्यू 7/3, 7/3 का मतलब क्या है, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2.33 के आसपास, 2 पॉइंट समथिंग, ये 1 ये 2, 2.3 के आसपास यहां से मिलेगा। इसका नाम रख दो F पॉइंट। तो E और F पॉइंट को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को आपने रिप्रेजेंट कर दिया E और F के साथ। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आप, दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वेशन कैसी है, स्ट्रिक्ट। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे कि अगर इक्वेशन है स्ट्रिक्ट तो डॉटेड लाइन का यूज करोगे, और अगर इक्वेशन है स्लैक तो डार्क लाइन का यूज करोगे। क्योंकि इक्वेशन कैसी, इनइक्वेशन कैसी है, स्ट्रिक्ट, तो आपने डॉटेड लाइन का यूज करना है E और F को ज्वाइन करने के लिए। E और F को डॉटेड लाइन का यूज करके ना आपने ज्वाइन करना है ऐसे। तो ये डॉटेड लाइन आ जाएगी आपके पास, ये आ गई डॉटेड लाइन। अब जो डॉटेड लाइन आई है, ये किस लाइन का ग्राफ है, लाइन तो ये होगी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। जो डॉटेड लाइन आई है वो इस लाइन का ग्राफ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब लाइन के बाद इनइक्वेशन का डायग्राम देखो। इनइक्वेशन के लिए क्या करोगे, फिर कोई भी पॉइंट पुट करोगे, आप ओरिजिन पुट कर दो, x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 0, 0 प्लस 0 0, क्या 0 7 से लेस है, बिल्कुल है। तो यानी कि जब इस इनइक्वेशन का आप डायग्राम ड्रा करोगे तो ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब आपका रीजन क्या हुआ, डॉटेड लाइन से नीचे का रीजन। तो इस एक्स्ट्रा इनइक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने डॉटेड लाइन से नीचे जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा इनइक्वेशन क्या बोल रही है कि डॉटेड लाइन से नीचे आओ सॉल्यूशन के लिए, और आपका फिजिबल रीजन क्या है, सारा का सारा इससे ऊपर है। तो अब एक्स्ट्रा इनइक्वेशन का डायग्राम ड्रा करने के बाद अगर फिजिबल रीजन और जो एक्स्ट्रा इनइक्वेशन ड्रा की थी
उन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उस केस में तो z की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 7, किस पॉइंट के ऊपर 3/2 और 1/2 के ऊपर। और बाय द वे अगर फिजिबल रीजन में और एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में अगर कुछ भी कॉमन आ गया, दोनों में अगर एक भी पॉइंट कॉमन आ गया, तो आप क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। तो ये एक्स्ट्रा काम आपने करना पड़ेगा अनबाउंडेड रीजन के लिए। अनबाउंडेड रीजन के केस में अगर फिजिबल रीजन में और एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, मिनिमम वैल्यू 7 मिल जाएगी। अगर फिजिबल रीजन में और एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में एक भी पॉइंट कॉमन आ गया, तो आप क्या लिखोगे, नो सॉल्यूशन। तो यहां पे लिखोगे सिंस, लाइन लिखनी है, सिंस फिजिबल रीजन एंड z लेस देन 7, जो एक्स्ट्रा इनइक्वेशन ड्रा की थी, z इज स्ट्रिक्टली लेस देन मिनिमम वैल्यू 7, हैव नो कॉमन पॉइंट्स, दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है, हैव नो कॉमन पॉइंट्स, दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। सो z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, कहां पर, एट x इक्वल टू 3/2, y इज इक्वल टू 1/2। तो ये काम करना है आपने। एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में और फिजिबल रीजन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो z की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी आपको 7, जो कि आपने यहाँ पे निकाली थी, और किस पॉइंट के ऊपर मिलेगी, 3/2 और 1/2 के ऊपर। अगर दोनों में एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में और फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन आ गया, तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। तो ये आपने एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अगर आपका रीजन क्या है, अनबाउंडेड। तो यहां तक तो सेम था कॉर्नर निकालने तक। उसके बाद अनबाउंडेड के केस में बस एक्स्ट्रा काम एक इनइक्वेशन और ड्रा करनी है आपने, बस ये थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा आपने करनी पड़ेगी अगर रीजन आपका क्या है, अनबाउंडेड। कर लो क्वेश्चन। तो ये था आपके पास 4th क्वेश्चन। जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़े थे, पहले 3 क्वेश्चन पढ़े थे, नहीं बिल्कुल सेम है, बाउंडेड रीजन मिलेगा आपको, आपने खुद उसकी प्रैक्टिस करनी है, कर लोगे। उसके बाद देखो 6th क्वेश्चन देख लो, ये भी अनबाउंडेड रीजन का ही मिलेगा आपको 6th क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक और अच्छी चीज आएगी इसके साथ साथ। अनबाउंडेड रीजन तो मिलेगा आपको, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। तो देखो आप 6th क्वेश्चन देखो आप 6th क्वेश्चन, अगेन आपको क्या है, एक फंक्शन है जो कि मिनिमाइज करना है, कुछ कंडीशंस दे रखी है, तो कर दो आप, बनाओ डायग्राम, इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन इन इक्वेशंस। क्या आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन लिखोगे पहले 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्या करोगे, पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दियो 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू पुट कर दियो 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2 यानी कि 1.5। इसके लिए बना दो आप टेबल, x y, x की वैल्यू पुट कर दियो 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू पुट कर दियो 0, x की वैल्यू क्या आ गई 6। टेबल मिल गई। अब आप डायग्राम बना दो। तो डायग्राम क्या मिल जाएगा आपको, देखो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन, 6 तक जाना है x एक्सिस के अलोंग, 1 2 3 4 5 6, y एक्सिस के अलोंग 3 तक जाना है आपने, तो कितना मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4, कुछ भी आ गया आपके पास। तो पहले जो फर्स्ट टेबल है उसका यूज करो, x एक्सिस की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, इसका नाम रख दियो a पॉइंट। फिर x की वैल्यू 3/2, 3/2 का मतलब 1.5, यहाँ पे मिलेगा बीच में, 3/2 का मतलब 1.5, 1 और 2 के बीच में मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, इसका नाम क्या रख दोगे, b पॉइंट। तो b के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 0। क्योंकि स्लैक इनइक्वेशन है, तो आप क्या करोगे, डार्क लाइन का यूज करोगे, दोनों को क्या कर दोगे, ज्वाइन, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे डार्क लाइन का यूज करके। तो ये आ जाएगा आपके पास
किस लाइन का ग्राफ आ गया आपके पास? ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अभी तक ये लाइन का ग्राफ आया है। अब आपने चेक करना है कि इस लाइन से नीचे जाना है या ऊपर जाना है आपने। तो ओरिजिन पुट करके देखो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0 0 पुट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0। क्या 0 3 से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है। अगर ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है? इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से ऊपर है सॉल्यूशन। थोड़ा सा ताओ तो आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, इस लाइन से ऊपर रहना है। ये आ गया फर्स्ट इनइक्वेशन का ग्राफ। उसके बाद सेकंड इनइक्वेशन का ग्राफ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक तो यही पॉइंट मिलेगा। फिर x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, एक ये पॉइंट मिल गया। इसका नाम कुछ भी रख लियो, C। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो डार्क लाइन का यूज करके ना, दोनों को ज्वाइन करो। जैसे ही दोनों को ज्वाइन करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपके पास इस लाइन का ग्राफ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 लाइन का ग्राफ मिल गया आपको। ठीक है, किस लाइन का ग्राफ आ गया? x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगेन ये तो लाइन का ग्राफ है। अब आपने चेक करना है इस लाइन से ऊपर जाना है या नीचे रहना है। तो इसमें भी ओरिजिन पुट करके देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0। क्या 0 6 से बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिन कहां पे? इस लाइन से नीचे, मतलब लाइन से नीचे सॉल्यूशन नहीं है। इस लाइन से भी ऊपर, इससे भी ऊपर, तो दोनों लाइनों से ऊपर रहना है। तो अगर दोनों लाइनों से ऊपर रहना है तो फिजिबल रीजन क्या होगा आपके पास? ये आ जाएगा फिजिबल रीजन। ये आ गया फिजिबल रीजन, दोनों लाइनों से ऊपर है। ये सारे का सारा जो रीजन है आपका, ये फिजिबल रीजन मिलेगा आपको। ये सारा का सारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, ध्यान रखियो। ये सारे का सारा क्या है आपका? फिजिबल रीजन है। ऐसे ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। ये सारे का सारा रीजन क्या है आपका? फिजिबल रीजन है ये सारा। अब क्या आ गया आपके पास? फिजिबल रीजन तो आ गया, और एक बात और है, फिजिबल रीजन क्या है आपका? अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन क्या हो गया? अनबाउंडेड। ठीक है, तो पहले तो आप कॉर्नर निकालोगे, इसकी दो ही कॉर्नर, एक तो 0 3 और एक 6 0। तो दो कॉर्नर आ गई, z की वैल्यू निकालो। z क्या दे रखा है आपको? x प्लस 2y। z की वैल्यू निकालो, कहां पे? 0 3 के ऊपर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, तो वैल्यू कितनी आ गई? 6। और z की वैल्यू निकालोगे 6 0 के ऊपर, तो कितना आ गया? 6 प्लस 0। तो दो पॉइंट थे, दो कॉर्नर थी, और दोनों के ऊपर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6। इस पॉइंट के ऊपर भी वैल्यू 6 है और इसके ऊपर भी वैल्यू क्या है? 6। तो 6 और 6 में, दोनों में से अगर आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि 6 और 6 में मिनिमम वैल्यू क्या है, ये आपके पास कैसा केस होगा? लगभग कुछ कांस्टेंट टाइप का बन गया आपके पास कि 0 3 के ऊपर वैल्यू 6 और 6 0 के ऊपर वैल्यू क्या होगी आपके पास? 6। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 आ गई कॉर्नर के ऊपर। लेकिन क्योंकि रीजन आपका अनबाउंडेड है, तो अभी आप आंसर ये नहीं लिखोगे कि z की मिनिमम वैल्यू 6 है और कहां पे है? 0 3 और 6 0 के ऊपर है। इसको भी अभी डिस्कस कराएंगे कि इसके आंसर कितने आएंगे आपके पास। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि क्या ये मिनिमम वैल्यू एक्चुअल में है। अगर रीजन ऑन द बाउंडेड, फिर तो यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया था कि हाँ इसकी मिनिमम वैल्यू 6 है। लेकिन क्योंकि आपका रीजन अनबाउंडेड है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी अनबाउंडेड रीजन आ जाए तो आपने एक एक्स्ट्रा इनइक्वेशन और ड्रा करनी पड़ेगी। तो एक एक्स्ट्रा इनइक्वेशन ड्रा करो, ड्रा z इज लेस देन, z की जो मिनिमम वैल्यू है, z क्या था? x प्लस 2y लेस देन मिनिमम वैल्यू 6। इस इनइक्वेशन का ग्राफ और ड्रा करना पड़ेगा। फिर वही काम, ग्राफ कैसे ड्रा करोगे? इसके कोरस्पोंडिंग पहले इक्वेशन लिखो, फिर टेबल बनाओ। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6। पॉइंट्स यूज करो, और खास बात यह है कि ये टेबल और ये टेबल क्या है? सेम। यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, एक तो ये पॉइंट आऊगा, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, एक ये पॉइंट आ गया। दोनों को ज्वाइन करना है, लेकिन अब की बार थोड़ा ध्यान रखियो क्योंकि इनइक्वेशन कैसी है आपके पास? स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है। तो जब इन दोनों को अब की बार ज्वाइन करोगे तो डॉटेड लाइन यूज करनी है, डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन इसके ऊपर आ जाएगी आपके पास, डॉटेड लाइन ये आ गई।
तो जो एक्स्ट्रा इनइक्वेशन का डायग्राम आपने ड्रा किया डॉटेड लाइन, वो भी इसी लाइन के ऊपर आ गई। अभी मैं थोड़ा सा एक आपको ये और बता दूं कि डॉटेड लाइन में और डार्क लाइन में अंतर क्या है। डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, जैसे यहां पे अगर आप इस इनइक्वेशन की बात करोगे तो इस इनइक्वेशन में डार्क लाइन का मतलब है कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो यहाँ पे शामिल है। डार्क का मतलब है कि जो लाइन के पॉइंट है वो शामिल करने आपने इस इनइक्वेशन में। यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है, स्ट्रिक्ट मतलब इक्वलिटी नहीं है, यानी कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो यहां पे शामिल नहीं करोगे। ये अंतर हुआ है डॉटेड लाइन का और डार्क लाइन का। डॉटेड का मतलब है कि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट नहीं लेने आपने, और डार्क का मतलब है कि लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो भी आपने शामिल करने हैं। तो जो डॉटेड लाइन आपने ड्रा किया मतलब ये लाइन के ऊपर वाले पॉइंट आपने नहीं लेने, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन का ग्राफ। फिर वही चेक करना है कि इस डॉटेड लाइन से आपका सॉल्यूशन नीचे है या ऊपर है। तो आप x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0, 0 पुट करोगे, 0 प्लस 0 इंटू 0, 0, 0 क्या 6 से लेस है? बिल्कुल है। इसका मतलब ओरिजिन इस एक्स्ट्रा इनइक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो मतलब आपके सॉल्यूशन कहां लाई करेंगे? इस डॉटेड लाइन से नीचे। तो डॉटेड लाइन से नीचे रहोगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना आपने। तो ये आ गया। ये तो बोल रहे हैं आपको एक्स्ट्रा इनइक्वेशन। एक्स्ट्रा इनइक्वेशन क्या बोल रहे हैं? इस डॉटेड लाइन से नीचे रहना है। और जो फिजिबल रीजन था, फिजिबल रीजन क्या बोल रहे हैं आपको? इस लाइन से क्या रहना है आपने? ऊपर। लाइन को कहां शामिल करोगे? जहां पे इक्वलिटी लग रही है उसमें लाइन के पॉइंट आवेंगे, और जहां पे डॉटेड लाइन है इक्वलिटी नहीं लग रही वहां पे लाइन के पॉइंट शामिल नहीं होंगे। यानी कि जो लाइन के पॉइंट है वो फिजिबल रीजन में शामिल है, ठीक है। तो अब क्योंकि फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप लिखोगे सिंस फिजिबल रीजन एंड जो एक्स्ट्रा इनइक्वेशन थी z लेस देन z की जो मिनिमम वैल्यू है, हैव नो कॉमन पॉइंट, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जो लाइन के पॉइंट है नहीं ये भी कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन के पॉइंट यहां पे शामिल है फिजिबल रीजन में, एक्स्ट्रा इनइक्वेशन में लाइन के पॉइंट शामिल नहीं है। हैव नो कॉमन पॉइंट। सो z की मिनिमम वैल्यू तो पता लग गया आपको, z की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6, ठीक है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में एक और पेंच है आपके पास कि जो z की मिनिमम वैल्यू है 6 वो यहां पे भी है, 0, 3 के ऊपर भी और 6, 0 के ऊपर भी है। दोनों पॉइंट के ऊपर ये तो मिनिमम वैल्यू है। अब कई बार बच्चे इसमें गलती कर जाएं, वो क्या करेंगे? दो सॉल्यूशन लिख देंगे, 0, 3 और 6, 0। तो आपके पास देखो, अगर कभी भी फिजिबल रीजन में दो पॉइंट ऐसे मिल जाएं, दो कॉर्नर के पॉइंट ऐसे मिल जाएं जिनके ऊपर सेम मिनिमम वैल्यूज है और फंक्शन को आपने मिनिमाइज करवाना है, तो उस केस में आपके दो आंसर कभी भी नहीं मिलेंगे। ऐसे नहीं लिखना आपने कि z की मिनिमम वैल्यू 6 है और 2 पॉइंट्स के ऊपर है, 2 पॉइंट्स के ऊपर नहीं मिलेगी कभी भी वैल्यू। अगर 2 पॉइंट के ऊपर सेम कॉमन और मिनिमम वैल्यू मिला है तो उस केस में क्या होंगे? आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और सॉल्यूशन कहां लाई करेंगे? 0, 3 से 6, 0 के ऊपर। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, जो लाइन दिखाई दे रही है ना ए से सी तक, ए से सी तक जो लाइन दिखाई दे रही है, इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, सभी पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू कितनी मिलेगी? आपको 6 मिलेगी। सिर्फ 2 पॉइंट आंसर नहीं आओगे, पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट जो ए और सी को ज्वाइन कर रहा है। तो z की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 6। और कहां पर है? एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट AC। जो AC लाइन सेगमेंट है नी AC, इस लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट आपका सॉल्यूशन है। हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू क्या मिलेगी? आपको 6। आप पुट करके देख लीजिए, आगे बात समझ में। तो जब भी कभी 2 पॉइंट ऐसे मिल जाए जिनके ऊपर सेम मिनिमम वैल्यू है और फंक्शन को मिनिमाइज करवाना है, तो उस केस में आपने 2 सॉल्यूशन नहीं लिखने। आपने क्या करना है? पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, तो पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट AC जो A और C को ज्वाइन कर रहा है, तो वो फंक्शन को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा।
तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना आपने। तो आज ये दूसरी नई चीज थी जिसमें एक तो अनबाउंडेड रीजन को कैसे आप डिस्कस करोगे, दूसरा अगर दो पॉइंट्स के ऊपर सेम मिनिमम वैल्यू आ जाए और फंक्शन को मिनिमाइज करवाना है तो क्या करोगे, दो सॉल्यूशन ही लिखोगे, पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट जो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करे वो आपका सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये था आपके पास दूसरी नई चीज। सेम अगर कभी मैक्सिमाइज करवाना है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करवाना है और दो ऐसे पॉइंट मिल जाए जिनके ऊपर सेम मैक्सिमम वैल्यू है तो उस केस में भी दो सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, 6th क्वेश्चन के बाद देखो 7th और 8th क्वेश्चन दोनों बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। 7th और 8th सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, अच्छे क्वेश्चन है दोनों और आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। चलो 7th ही कर लो, दोनों एक जैसे हैं 7th और 8th। 7th कर लो, 8th आपने खुद करना है। तो क्या दे रखा है, दोनों काम करने हैं, मिनिमाइज भी करवाना है मैक्सिमाइज भी, मिनिमाइज भी करो एंड मैक्सिमाइज। चलो दोनों कर देंगे, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करवाना है। z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y, 5x प्लस 10y। कंडीशंस क्या दे रखी हैं, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तीसरी इनइक्वेशन क्या है, x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और 4th या 5th दोनों आ गई आपके पास कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी। तो देखने में आपको लगेगा कि 5 इनइक्वेशन है, 5 में से 2 को तो आप बोल दोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें तो कुछ मेहनत करनी है ही नहीं आपने। अब बच गई 3 इनइक्वेशन, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो बना दो ग्राफ। सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन इन इक्वेशंस इज या आर। इसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस y इज इक्वल टू 60, x माइनस 2y इक्वल्स टू। तो क्या करोगे, टेबल के पॉइंट यूज करो, x की वैल्यू यूज करो 0, y की वैल्यू आ जाएगी 60, y की वैल्यू 0 यूज करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। इसमें भी टेबल के पॉइंट x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 60, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या होगी 60। और थर्ड में देखो, अब थर्ड एक नई चीज आएगी आपके पास, देखिए आप थर्ड इनइक्वेशन, ये भी अच्छी है। थर्ड में जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू पुट करो 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी क्या होगी 0। अब तक जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े थे वहां पे तो आपने एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दी, एक पॉइंट मिल गया, y की वैल्यू 0 पुट कर दी, दूसरा पॉइंट मिल गया, ऐसे बच के आप निकल जा कर दे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस गए। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। अब दूसरा पॉइंट आपने और यूज करना पड़ेगा, कुछ भी यूज कर सको आप पॉइंट, 0 की जगह 1 2 3 4 कुछ भी यूज कर सको वैसे तो, ठीक है। आप चाहो तो y की वैल्यू 1 यूज कर लियो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूज कर लियो, 4, ऐसे कुछ भी वैल्यू मिल जाएंगे आपको। लेकिन 1 2 आपने यूज नहीं करनी, क्यों, क्योंकि स्केलिंग का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। यहां पे टेबल में पॉइंट क्या है, 0 है, 60 है, 120 है। तो अगर 60 120 के साथ अगर आप 1 2 को कंपेयर करोगे तो उनको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। करने का तो आप कर सको, दूसरे पॉइंट के लिए y की वैल्यू 1 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, लेकिन एक ही डायग्राम में 1 2 को रिप्रेजेंट करना और साथ में 60 और 120 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आपके लिए। तो इस समस्या से बचने के लिए
पॉइंट आप कुछ भी यूज करो, लेकिन कोशिश करो इसी टेबल के आसपास रहने की, क्योंकि 60 और 120 दिखाई दे रहे हैं तो हम यूज कराएंगे y की जगह 60 यूज करो। जैसे y की जगह 60 पुट करोगे 60 इंटू 2 120, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। आप कुछ भी पॉइंट यूज कर सको, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे अगर रिलेटिव यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड पॉइंट्स अगर आप यूज करोगे तो कैलकुलेशन और डायग्राम बनाने में आपको दिक्कत नहीं आओगी, इसीलिए हमने ये पॉइंट यूज किया है। तो कर लोगे यूज कि 60 और 120 ही क्यों यूज किए हैं, ताकि टेबल में सिमेट्री बनी रहे। अब जब आप टेबल बनाओगे या डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अब स्केलिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लियो, क्योंकि अगर आप ऐसे जैसे अब तक आपने क्वेश्चन में 1 2 3 पुट किया था, 1 2 3 के साथ स्केलिंग करोगे तो डायग्राम बनाने में आपको काफी दिक्कत आओगी। टेबल में क्योंकि 60 और 120 है तो चाहो तो डायरेक्ट 0 60 के मल्टीपल ही ले लो, वैसे कुछ भी यूज कर सको आप, 60 के मल्टीपल ही ले लो। चलो हमने यूज कर लिया 60, स्केलिंग कुछ भी यूज कर सको 120 60 के यूज कर लिया आपने, स्केल 120, आप कुछ भी यूज कर सको, मर्जी आपकी है, लेकिन 60 और 120 टेबल में दिखाई दे रहे थे इसलिए हमने यही यूज कर लिया। अब पहले फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनाओगे, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 60, तो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 60, एक पॉइंट मिल गया। फिर x की वैल्यू 120 y की वैल्यू 0, इसका नाम रख दियो b पॉइंट। स्लैक इक्वेशन है, डायरेक्ट लाइन का यूज करके ना दोनों को क्या कर दोगे ज्वाइन, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो ये आ गया। इस लाइन का ग्राफ आया है ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब इसके अंदर x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0, ओरिजिन को पुट करके देखो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, क्या 0 120 से लेस है, बिल्कुल है, तो इस लाइन से तो नीचे रहना है। अभी डायरेक्ट नहीं करांगे, इकट्ठा कराएंगे डायरेक्ट, ठीक है। दूसरी लाइन देखो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 60, तो यही पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 0, एक ये पॉइंट आ गया, इसका नाम रख दो c। इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट्स को। ये किस लाइन का ग्राफ आ गया आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। फिर चेक करना है इस लाइन से ऊपर जाना है नीचे आना है, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, इसमें पुट कर दो, 0 प्लस 0 0, क्या 0 60 से ग्रेटर है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ओरिजिन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, नहीं है तो इस लाइन से ऊपर रहना है, इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से नीचे। अब एक लाइन और बच रही है आपके पास, x की वैल्यू 0 0, एक तो ये पॉइंट आ गया 0 0। दूसरा पॉइंट क्या है, x एक्सिस के अलोंग जाओगे 120, x एक्सिस के अलोंग जाओगे 120 के ऊपर, और y की वैल्यू कितनी है 60, तो पहले x एक्सिस के अलोंग मूव करोगे 120 यूनिट, y एक्सिस के अलोंग 60 यूनिट, इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। इसका नाम कुछ भी पॉइंट रख लो, a b c, इसका नाम d रख लो। x की वैल्यू है 120, y की वैल्यू है 60, इन दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है ज्वाइन। ये किस लाइन का ग्राफ आया है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अभी तक तो ये लाइन का ग्राफ आया है, अब आपने देखना है कि इस लाइन से ऊपर है आपका फिजिबल रीजन या इस लाइन से नीचे। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे आपने हर एक क्वेश्चन में ओरिजिन को पुट कर दिया था, ओरिजिन को पुट कर दिया, अगर सेटिस्फाई कर गए तो ओरिजिन की साइड वाला सॉल्यूशन, और अगर सेटिस्फाई नहीं किए तो ओरिजिन के अपोजिट साइड वाला सॉल्यूशन। लेकिन इस क्वेश्चन में समस्या क्या आ गई कि ये लाइन खुद ही ओरिजिन से पास कर रही है। अब अगर कोई लाइन ओरिजिन से खुद पास कर रही है तो उस केस में आप ओरिजिन के साथ चेक नहीं कर सकोगे कि आपका लाइन से ऊपर वाला सॉल्यूशन है या नीचे वाला, क्योंकि लाइन खुद ओरिजिन से पास कर रही है। तो उस केस में आपने कोई और पॉइंट पुट करना पड़ेगा, बस कोई भी पॉइंट उठा ले, मैंने फर्स्ट डे भी आपको बताया था, पॉइंट कोई भी चेक कर सको, लेकिन आपको उस पॉइंट की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि वो पॉइंट लाइन से ऊपर है या नीचे। अभी इस डायग्राम में भी आपको इस लाइन से ऊपर और नीचे काफी सारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे इस लाइन से नीचे 2 पॉइंट है, एक तो 60 0 120 0, इस लाइन से ऊपर भी है पॉइंट 0 60, तो कोई भी पॉइंट पुट करके देख सको। चलो आप ये पॉइंट पुट करके देखा, x की वैल्यू 60 y की वैल्यू 0, यहाँ पे पुट करो, x की जगह 60 y की जगह 0, तो 60 माइनस 0 60, क्या 60 0 से बड़ा है, बिल्कुल है, मतलब ये सॉल्यूशन है। ये कहां पे है, इस लाइन से नीचे,
तो इस लाइन से नीचे रहना है। आप ये भी पॉइंट पुट कर सको, 120 पुट करोगे तब भी ये सेटिस्फाई कराएगा। आप ये पॉइंट भी पुट कर सको 0 और 60, x की जगह 0, y की जगह 60। क्या -120 0 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो ये सॉल्यूशन नहीं है। ये पॉइंट कहां पे? इस लाइन से ऊपर, ऊपर नहीं है, सॉल्यूशन लाइन से नीचे है। तो पॉइंट तो आप कोई भी पुट कर सको, बस एक बात का ध्यान रखियो, एक तो वो पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा उस पॉइंट से लाइन खुद नहीं पास करनी चाहिए। अगर लाइन उसी पॉइंट से पास कर गई तब आप जज नहीं कर सकोगे कि आपका सॉल्यूशन लाइन से ऊपर है या नीचे। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इसलिए ओरिजिन तो चेक नहीं करोगे, जो कि आपने अब तक सभी क्वेश्चन में ओरिजिन को चेक किया था, तो इसमें आप ओरिजिन के साथ चेक नहीं करोगे। तो आप या तो इस पॉइंट के साथ 60 0 के साथ चेक करो, या इसके साथ, या इसके साथ, या और कोई भी पॉइंट के साथ आप चेक कर सको। तो जैसे आपने चेक किया, पता लग गया इस लाइन से नीचे, तो इस लाइन से नीचे, इससे ऊपर, इससे नीचे, तो फिजिबल रीजन क्या होगा आपका? ये आ गया फिजिबल रीजन, ये होगा आपका कॉमन रीजन। अब कॉमन रीजन कैसे आ गया? बाउंडेड। चलो बहुत अच्छी बात है, बाउंडेड में एक्स्ट्रा इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसकी कितने कॉर्नर हैं? 1 2 3 4। 4 में से 2 कॉर्नर का तो आपको पता है, ये 2 कॉर्नर निकालने हैं। इसका नाम कुछ भी रख लो, पी पॉइंट रख लो, इसका नाम कुछ भी रख लो, क्यू। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये कैसे निकालोगे? पी पॉइंट क्या है? ये लाइन, यानी कि x + 2y इज इक्वल टू 120 और x - 2y इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जब भी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों इक्वेशंस को क्या करोगे आप? सोल्व। तो कर लो आराम से सोल्व। एक लाइन है आपके पास x - 2y इक्वल्स टू 0, तो ये लाइन है। दूसरी लाइन क्या है? x + 2y इज इक्वल टू 120। दो इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 10वीं क्लास में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कराएं, दोनों को ऐड कर दो। 2y से 2y कैंसिल, 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 60। x की वैल्यू 60 चाहो तो यहाँ पे पुट कर दो, चाहो तो यहाँ पे। चलो यहाँ पे पुट कर दिया। 60 - 2y इक्वल टू 0, 60 इज इक्वल टू 2y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो मिल गया आपको। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए? x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 30। ठीक है, इस पॉइंट को सोल्व कर दिया। अब दूसरा, ये लाइन x + y इज इक्वल टू 60, x + y इज इक्वल टू 60, और दूसरा क्या है? x - 2y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सोल्व करोगे तो अगेन चाहो तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर दो इस इक्वेशन में से, या एक काम करो सब्स्टिट्यूशन कर लो। चलो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2y, यहाँ पे पुट कर दो 2y + y, जितना जल्दी हो उसका आंसर निकालो। तो y की वैल्यू आ गई 20, y की वैल्यू 20 पुट कर दियो, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो ये आ गए q के कोऑर्डिनेट 20 और 40। तो एक पॉइंट, एक कॉर्नर ये आ गई, एक कॉर्नर ये, एक ये 4 कॉर्नर आ गई। चारों कॉर्नर पे z की वैल्यू निकालो। z फंक्शन क्या दे रही है आपको? z फंक्शन है 5x + 10y। तो z की वैल्यू निकालो। चलो पहले तो इस पे 60 और 0 पे, x की जगह 60 पुट कर दियो, y की जगह 0, तो कितना आ गया? 300। z की वैल्यू चलो इस पे निकालो, 120 और 0 पे 120 पुट करोगे, ये कितना आ जाएगा? 720। ये देख लो 600 आऊगा, इसके साथ प्रोडक्ट 600 आ गया 0। फिर z की वैल्यू आप पॉइंट पुट करियो, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 30। x की जगह 60, y की जगह 30, तो कितना आ गया? 600। और एक बार ये पॉइंट पुट कर दियो, x की जगह 40, y की जगह 20, x की जगह 40, y की जगह 20, 40 पुट करो, 40 और 20, तो 400। तो z की ये 4 वैल्यू आ गई, 300, 600, 600, 400। तो आपने मिनिमाइज भी करवाना है, मैक्सिमाइज भी करवाना है। तो मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ गई? 300। तो z की मिनिमम वैल्यू, एक आंसर तो बिल्कुल आसान है, z की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 300। कहां पे है? एट x = 60, y = 0। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू को दोबारा देखो, जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 600। लेकिन ये 2 पॉइंट्स के ऊपर है,
2 पॉइंट्स के ऊपर है तो 2 पॉइंट सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, 2 पॉइंट्स जिस लाइन सेगमेंट को बनाने लग रहे हैं तो वो पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट आ जाएगा 120 यानी कि ये पॉइंट, और 60 30 ये बी पॉइंट था, ये पी पॉइंट था, तो बी और पी को ज्वाइन करने वाला पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट होगा, न कि बी और पी दो सॉल्यूशन आएंगे इसके। तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जेड की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 600। 2 पॉइंट के ऊपर नहीं लिखोगे, कहीं लिख दो 2 पॉइंट्स के ऊपर, पूरे का पूरा लाइन सेगमेंट जो कि इन दोनों पॉइंट्स को यानी कि बी और पी को ज्वाइन कर रहा है। एट ऑल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट बीपी, जो लाइन सेगमेंट बीपी है नहीं, उसके हर एक पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट था बी, ये पी, इस बीपी लाइन सेगमेंट के हर एक पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी, आपके पास 600। तो ये आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट के ऊपर, कितने पॉइंट हो गए इनफाइनाइट। तो आपने ध्यान रखना है कि कभी भी अगर 2 पॉइंट के ऊपर सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो उस केस में आंसर सिर्फ 2 पॉइंट नहीं होगा, पूरा का पूरा लाइन सेगमेंट यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उस केस में आपके। तो ये था आपके पास 7th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन है जो कि आपने खुद ट्राई करना है, कर लोगे। उसके बाद देखो आप 9th क्वेश्चन, अगेन आपको एक फंक्शन दे रखा है, मैक्सिमाइज करवाना है, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। तो देखो देखने में 1 2 3 4 इन इक्वेशन है, अगेन y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x की वैल्यू देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इन दोनों को जब कंबाइंड करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन तो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये दोनों मिलकर ना फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही कवर कर देंगे आपके पास। तो वही काम करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, उसके लिए इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन इन इक्वेशंस आर, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग बना लो, इसको तो बाद में अपने आप रिप्रेजेंट कर देंगे, x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी है 1 मिनट में ही रिप्रेजेंट कर देंगे सिंगल वेरिएबल के लिए। तो जो डबल वेरिएबल है उनके लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखो पहले डबल वेरिएबल वाले यूज कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो यहां पे देखो टेबल बनाओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। यहां से टेबल बनाओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 6, ठीक है। बना दी टेबल। अब ये x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, इसको मैं डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो पहले इनको रिप्रेजेंट करो डायग्राम के अंदर, कैसे बनाएगा डायग्राम, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, 5 6 तक जाना है। तो चलो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, इसका नाम b रख दो, दोनों को ज्वाइन कर दिए, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन का ग्राफ, ठीक है। ये लाइन का ग्राफ है, अगेन ओरिजिन पुट करो 0 0 0 0, क्या इसको सेटिस्फाई करे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, क्या 0 5 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है, तो इस लाइन से ऊपर रहना है, ठीक है। दूसरी लाइन के पास है जो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 0 3, इसका नाम b रख दो, फिर 6 0 6 0, इसका नाम a, अच्छा b पहले यूज कर ले, इसका नाम c रख दो, इसका नाम d, 6 0, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दियो। स्लैक इक्वेशन है तो डार्क लाइन का यूज करोगे, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये किस लाइन का ग्राफ आ गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अगेन इसमें भी ओरिजिन पुट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब ओरिजिन सॉल्यूशन नहीं है, तो इस लाइन से भी ऊपर रहना है, तो दोनों लाइनों से ऊपर रहना है। फिर अब आओ x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ये इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू कितनी मिलेगी 3, तो इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो,
स्लैक इक्वेशन है तो डार्क लाइन यूज करोगे। 3 के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करो 3 के ऊपर। सिंगल वेरिएबल में आपको टेबल की जरूरत नहीं है। सिंगल वेरिएबल में अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो x पे इज इक्वल टू 3 पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो। तो इसके ऊपर x की वैल्यू कितनी है लाइन के ऊपर 3। अब 3 से ग्रेटर वैल्यू चाहिए तो राइट में जाओगे और लेस वैल्यू चाहिए तो कहां पे आ जाओगे लेफ्ट में। तो सिंगल वेरिएबल के लिए इन इक्वेशन ड्रा करने की जरूरत नहीं है। बस बड़ी वैल्यू राइट में छोटी वैल्यू लेफ्ट में। तो इस लाइन से राइट में दोनों लाइनों से ऊपर तो ये होगा आपका फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन आ जाएगा आपका। ये आ गया फिजिबल रीजन। अब यहां पे जो आपका फिजिबल रीजन है वो कैसा मिल गया आपको अनबाउंडेड। फिजिबल रीजन कैसा मिल गया आपको अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड है तो कॉर्नर तो आपने निकालनी पड़ेगी। इस केस में भी एक कॉर्नर तो है डी यानी कि 6 0 तो ये कॉर्नर निकालनी पड़ेगी और एक ये 2 कॉर्नर और निकालने पड़ेंगे। इसका नाम रख लो कुछ भी P और इसका नाम रख लो कुछ भी Q। तो P और Q के कोऑर्डिनेट आपने निकालने पड़ेंगे। Q के तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी है 3 तो Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। x की वैल्यू कितनी है 3 और दूसरी लाइन क्या है ये लाइन है। अब इसमें x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस Q के कोऑर्डिनेट तो बिल्कुल आराम से मिल जाएंगे क्योंकि इस लाइन पे x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। हाँ, P के कोऑर्डिनेट निकालने तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा आपने। एक तो ये इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और एक x प्लस y इज इक्वल टू 5। 10वीं क्लास का काम है, जितना जल्दी हो उसका सोल्यूशन निकाल लो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 और x प्लस y इज इक्वल टू 5। माइनस कर दो इक्वेशन को, कैंसल। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 पुट कर दियो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। तो P पॉइंट पे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काफी प्रैक्टिस करके 10वीं क्लास में निकाले, जितना जल्दी हो उसका निकाल लो। मिल गए तीनों पॉइंट कॉर्नर के। अब z फंक्शन क्या है माइनस एक्स प्लस 2y। तो z की वैल्यू निकाल लो सभी पॉइंट के ऊपर। 3 2 माइनस के 3 प्लस के 2 यानी कि 4, 1 आ गई z की वैल्यू। फिर t के ऊपर 4 और 1 तो माइनस 4 प्लस 2 माइनस 1 आ गया। और z की वैल्यू d के ऊपर यानी कि 6 0 के ऊपर माइनस 6 प्लस 0 माइनस 6। तो z की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 1, एक माइनस 1 और एक माइनस 6। आपने क्या करना है z को मैक्सिमाइज। तीनों में z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि रीजन आपका अनबाउंडेड है, अगर बाय द वे रीजन बाउंडेड था फिर तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म था। अब की बार रीजन क्या बन गया अनबाउंडेड। तो अनबाउंडेड के केस में एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और ड्रा करनी पड़ेगी। तो अब की बार क्योंकि फंक्शन मैक्सिमाइज करना है तो आप ड्रा करोगे एक्स्ट्रा इक्वेशन। ड्रा करो z मिनिमाइज करना है तो लेस देन आवा था, मैक्सिमाइज करना है तो ग्रेटर देन। z इज ग्रेटर देन z मैक्स। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या बनेगी मिनिमम के केस में तो z इज लेस देन z की जो मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमाइज के केस में z इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। ये ध्यान रखियो, मिनिमम में लेस देन आऊगा और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम में ग्रेटर देन और मैक्सिमम वैल्यू। तो z क्या दे रखे आपको माइनस एक्स प्लस 2y इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। अब इस एक्स्ट्रा इक्वेशन का डायग्राम और आपने बनाना पड़ेगा। तो बना दो डायग्राम। पहले इक्वेशन लिखोगे, टेबल x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। तो ये आ जाएगा एक्स्ट्रा आपके पास। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। -1 देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई देगी आपको, y की वैल्यू -1, ये पॉइंट हो गया, ये -1 0। ठीक है, कुछ भी पॉइंट ए बी सी डी, इसका नाम रख दो ई। -1 और 0। और x की वैल्यू, सॉरी एक मिनट, ये पॉइंट नहीं होगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 1/2 है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1/2। एक तो ये पॉइंट आऊगा, इसका नाम ई रख दियो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1/2। फिर x की वैल्यू -1, ये आऊगा। x की वैल्यू -1
तो y की वैल्यू 0, ये f पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दियो, एक e पॉइंट आ गया, एक f पॉइंट आ गया, दोनों को ज्वाइन करना है तो आपको इस लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। क्योंकि इन इक्वेशन कैसी है, स्ट्रिक्ट, तो डॉटेड लाइन का यूज करके इन दोनों को ज्वाइन करोगे, डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे चलेगी लाइन, और ये Q से भी पास करेगी, ये ध्यान रखियो, Q से पास करेगी जिस पॉइंट के ऊपर आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ऐसे चलेगी आपके पास ये लाइन, लाइन ये ऐसे चलेगी, ऐसे ये मिल जाएगा आपको। ये किस लाइन का ग्राफ आया है आपके पास, ये आ गया -x + 2y = 1, इस लाइन का ग्राफ आ गया, ये डॉटेड लाइन। तो अब मैंने आपको बताया था अगर एक्स्ट्रा इन इक्वेशन, ये तो डॉटेड लाइन आई है, अब आपने सॉल्यूशन चेक करना है इस लाइन से ऊपर है या नीचे, तो ओरिजिन पुट करके देखो 0 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 + 0 0, क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं है, नहीं है, तो ओरिजिन इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिन कहां पे है, इस लाइन से नीचे, तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, डॉटेड लाइन से ऊपर। तो डॉटेड लाइन से ऊपर, डॉटेड लाइन से ऊपर ये हो गया, ये है एक्स्ट्रा इन इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर रीजन अनबाउंडेड है तो फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन आ गया, जैसे इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन इक्वेशन ये है, फिजिबल रीजन ये था, दोनों में ये जो रीजन है, ये रीजन दोनों में कॉमन आ जाएगा, फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इन इक्वेशन। अगर फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में कुछ भी कॉमन आ गया तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। तो यहां पे लिखोगे सिंस फिजिबल रीजन, सिंस फिजिबल रीजन एंड z इज ग्रेटर देन z मैक्स, जो एक्स्ट्रा इन इक्वेशन है और फिजिबल रीजन हैव सम कॉमन पॉइंट्स, दोनों में कुछ पॉइंट्स कॉमन है, एक भी पॉइंट कॉमन आ गया तो नो सॉल्यूशन लिख दोगे। इसमें तो इनफाइनाइट पॉइंट, ये पूरे का पूरा रीजन ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा इन इक्वेशन और फिजिबल रीजन का है, तो हैव सम कॉमन पॉइंट, सो देयर इज नो सॉल्यूशन। तो अगर कभी भी ऐसा केस बन जाए अनबाउंडेड के केस में, अगर एक्स्ट्रा इन इक्वेशन और फिजिबल रीजन में कुछ भी कॉमन आ गया तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया, अगर दोनों में कुछ कॉमन ना आवे, उस केस में आप लिखोगे z = 1 आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आपके पास एक ऐसा केस भी आ गया जो कि नो सॉल्यूशन का है आपके पास, तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे आपने क्वेश्चन सोल्व करना, और वैसे भी हमें ध्यान रखना है अगर कभी भी अनबाउंडेड रीजन आ जाए और फंक्शन मैक्सिमाइज करवाना है, आप अनबाउंडेड रीजन में फंक्शन को मैक्सिमाइज कभी भी नहीं करवा सकोगे, हमेशा नो सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, मिनिमाइज कुछ केसेस में उसका हो जाए, कुछ में उसका ना हो, वो आपका डिपेंड करेगा कि अगर फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में कुछ भी कॉमन नहीं है तब तो मिनिमाइज हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमाइज तो आप कभी भी नहीं करवा सकोगे अनबाउंडेड रीजन को। अनबाउंडेड रीजन है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने तो हमेशा ही नो सॉल्यूशन मिला, कर लोगे। तो ये था आपके पास 9th क्वेश्चन जिसमें कि आपने नो सॉल्यूशन का केस भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 10th सम, आसान सा क्वेश्चन है। क्या करवाना है, अगेन मैक्सिमाइज करवाना है आपने, मैक्सिमाइज z = x + y। कंडीशंस क्या है आपके पास, x - y < -x + y, -x + y < 0 और x y > 0। ये है आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे, तो वही है इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन इन इक्वेशंस आर। इक्वेशन क्या बनेगी, x - y = -1 -x + y = 0। टेबल बना दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1। यहां पे भी x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू भी क्या होगी 1। बढ़ाओ आप डायग्राम,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस 0 1 1, -1 की भी जरूरत पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली, चलो -1 ये हो गया। वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, कोई बात नहीं। अब x की पहले फर्स्ट इक्वेशन का डायग्राम बनाओगे, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1, एक तो ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 ए पॉइंट, फिर x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0 -1 0 बी पॉइंट, दोनों को ज्वाइन कर दो। ये आ गया आपके पास किस लाइन का ग्राफ आया है, x माइनस वाई इक्वल टू -1। जितना जल्दी हो उसका डायग्राम बना लो। उसके बाद दूसरा देखो, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया 0 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू भी 1, तो अप्रोक्सीमेटली यहां से मिलेगा x की वैल्यू भी 1 y की वैल्यू भी 1, इसका नाम रख दियो C पॉइंट। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, दोनों को जब ज्वाइन करोगे तो आप देखोगे कुछ ऐसी लाइन आपको दिखाई देगी, ये आ जाएगी आपके पास लाइन। ये दूसरी लाइन का ग्राफ आ गया -x + y = 0। ये दोनों लाइंस क्या है आपके पास, पैरेलल, क्योंकि यहां तक कंपेयर भी कर सको दोनों लाइन के स्लोप, इस लाइन का भी स्लोप 1 होगा, इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा 1, और दो लाइंस के स्लोप अगर इक्वल है तो लाइंस क्या मिलेगी, पैरेलल। तो ये दोनों लाइंस क्या आ गई आपकी, पैरेलल। अब ये देखो, ये तो लाइंस के ग्राफ हैं। अब आपका फिजिबल रीजन देखो, फर्स्ट केस में ओरिजिन को पुट करो, इस लाइन के केस में 0 0 0 -0 0, क्या 0 -1 से छोटी है, नहीं है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिन कहां पे, इससे नीचे, तो आपका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, इससे ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो ये तो बोल रहे हैं कि इस लाइन से ऊपर रहना है, ये बोल रहे हैं इस लाइन से ऊपर रहना है। दूसरी इक्वेशन में ओरिजिन तो आप पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, और कोई भी पॉइंट पुट कर लो। चलो अपन ये पॉइंट पुट कर दिया 1 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0, x की जगह 1 y की जगह 0, क्या -1 0 से छोटा है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। ये कहां पे, लाइन से नीचे, तो आपके सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, इस लाइन से नीचे। आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन तो बोल रही है लाइन से ऊपर रहना है, सेकंड बोल रही है लाइन से नीचे रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस केस में आपको कॉमन रीजन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऐसा रीजन चाहिए दोनों को सेटिस्फाई करे। अब ये बोल रहे हैं लाइन से ऊपर रहो, ये बोल रहे हैं नीचे, लाइन पैरेलल है, तो ऐसा आपको कॉमन रीजन ही नहीं मिलेगा। और अगर कॉमन रीजन ही नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन कहां से निकालोगे, क्योंकि सॉल्यूशन कहां से निकालेंगे, जो कॉमन रीजन है उसकी कॉर्नर से। पहले कॉमन रीजन निकालना पड़ेगा, फिर उसकी कॉर्नर, और फिर सॉल्यूशन। अब अगर पहला स्टेप ही क्लियर नहीं है, यानी कि रीजन कॉमन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन कहां से निकालोगे। तो आप इस केस में लिखोगे नो फिजिबल रीजन, क्योंकि कॉमन रीजन है ही नहीं, नो फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब कॉमन रीजन, सो नो सॉल्यूशन, सो नो सॉल्यूशन। क्योंकि फिजिबल रीजन ही नहीं है तो सॉल्यूशन की बात कहां से करोगे, सॉल्यूशन फिजिबल रीजन की कॉर्नर से मिलेंगे। अब आपको यहां पे फिजिबल रीजन ही नहीं मिलेगा, फिजिबल का मतलब दोनों में कॉमन रीजन ही नहीं मिल रहा, तो आप सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकोगे। इस केस में भी आपका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये थे आपके पास अलग अलग केसेस। सबसे मेन है एग्जाम के लिए जो आपने फर्स्ट डे पढ़े थे, बाउंडेड रीजन वाले सॉल्यूशंस, या आज आपने 7th और 8th क्वेश्चन देखे हैं। सबसे मेन है बाउंडेड के, उसके बाद अनबाउंडेड वाले भी केस में आज के आपके पास, और इसके तो काफी कम चांसेस हैं फिजिबल रीजन ना मिले, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया कवर। यहां से आपका फाइनल एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपकी किस्मत अच्छी है तो बाउंडेड रीजन का ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन का जो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आप ड्रा कर लो। तो आपने इस चैप्टर की अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। उसके बाद आप अपना जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वो आप स्टार्ट करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।